स्वागत है आपका अभ्युदय बदलापुर के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि विवेक सर ने नीट बायोलॉजी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था और वेटेज एनालिसिस पर कुछ चर्चा की थी। आज हम केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, किन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊं आपको, तो आप सभी को पता है कि जो नीट का एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये बात आपको जानना चाहिए। और जो टोटल ड्यूरेशन होती है, जो टाइम आपको अलॉट होता है वो 3 आवर 20 मिनट का होता है। ठीक, जिसमें से अगर हम केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे तो जो केमिस्ट्री है उसमें 2 सेक्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। जो सेक्शन ए है आपका, ठीक है, और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आएंगे आपके 35 क्वेश्चन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेक्शन बी में आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, आपको वहां पर चॉइस मिलेगी। ठीक, और नीट के पेपर में हर एक क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे फिर वो बायोलॉजी से हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो उस प्रकार से अगर ये 35 क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, 140 मार्क्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेक्शन बी से, यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो टोटल आपका केमिस्ट्री का आपका है वो 180 मार्क्स का होगा। तो हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें जो हमारी जो लड़ाई है वो 180 मार्क्स। ठीक है, अब बात आती है ये 180 मार्क्स आएंगे कैसे, क्या चीज हमको पढ़ना है। तो 180 मार्क्स आते हैं। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ये तो बात हो गई मार्किंग स्कीम की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो नीट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। आपका जो केमिस्ट्री है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें 50% अप्रोक्सीमेटली आपका क्लास 11th का आता है और 50% अप्रोक्सीमेटली क्लास 12th का सिलेबस आता है। ठीक है, आप सभी ने अपनी क्लासेस में स्कूल टाइम में या अभी आप अपियरिंग होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे क्लास 11 की पढ़ाई और 12th की। अगर मैं सिलेबस डिस्कस करूं तो आप देखेंगे क्लास 11 में जो पहला चैप्टर है दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां आपको केमिस्ट्री की बेसिक चीजों के बारे में पढ़ाई करनी है। वहां से आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के मोलर कांसेप्ट्स क्या है, सो मेनी। फिर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। उसके बाद आप देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स के बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद है आपका इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, और आपको पता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इतनी बातें कक्षा 10 में आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो आपको अगला है सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स ग्रुप 13 और ग्रुप 14, जिसको बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली बोला जाता है। इसको कक्षा 11 में आपको पढ़ना होगा या आप पढ़ रहे होंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें आपका आएगा जीओसी। ठीक है, जीओसी क्या है आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि नितांत आवश्यक है आपकी। अगर आपको केमिस्ट्री से आगे कुछ करना है तो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की, एंड द लास्ट चैप्टर इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको वाकई फाइट में लड़ना है, तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ के जाना होगा, तभी 180 मार्क्स आपके आएंगे। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। फिर अगर मैं क्लास 12 के सिलेबस की बात करूं तो आपका जो पहला है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बाद है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद है केमिकल काइनेटिक्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर जनरल प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स,
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं डी एंड एफ के बाद बोलूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। डी एंड एफ के बाद अगर हम देखेंगे हेलोकिन्स एंड हेलोकिन्स, ये है आपका होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसमें नाइट्रोजन होगा, जैसे कि अमीन्स, ठीक है। इसमें अंडो अंडो नेक्स्ट करो, ये वाले अमीन्स पढ़े, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जितना इंपॉर्टेंट आपका पहला चैप्टर है, जैसे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया बहुत स्कोरिंग है, इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया बहुत स्कोरिंग है, उतना ही आपका पॉलीमर भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका बायोमॉलिक्यूल और उतना ही आपका केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप सोचेंगे कि मैम 180 मार्क्स अगर पूरे के पूरे लाने हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ना है। तो देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में अगर डिस्कस करूं कि क्या चीजें हैं जो आपको नीट के एग्जाम में टिल लास्ट टाइम तक रिवाइज करके जाना ही जाना है, मींस उस चैप्टर को आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी वक्त पे, ठीक है। तो अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करूं, पहले मैं बात करूं अगर फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसमें 3 पेपर होने हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इसमें मैं केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद आपका आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ये सभी ऐसे हैं जो आपको स्कोर ज्यादा करेंगे, आप 3 पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 2-4 मार्क्स के 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से, तो आपका बहुत सारा फिजिकल से ही कवर हो सकता है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक पर आएंगे तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहते हैं ऑर्गेनिक की जान और शान है, वो है आपकी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें आपको दोनों चीज इंक्लूड है, आईयूपीएसी आपने देखा होगा हर एक साल छोड़ करके, और इनमें कंटिन्यूअसली आप देखेंगे हर साल एक ना एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, जिसमें से आईयूपीएसी नेम आपसे पूछी ही पूछी जाती है। दूसरी इसमें जो होगी वो है आइसोमेरिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों इसके एक पार्ट है। जीओसी तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओस मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपके एल्कोहल आएंगे, फिनॉल्स आएंगे, ईथर्स आएंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आएंगे। जब मैं सिलेबस का डिस्कशन कर रही थी, मैंने वही आपको रिकॉल कराती हूँ कि वहां पर मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं बता दूं एनसीईआरटी, इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए आप। एनसीईआरटी जितने भी नेम्ड रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन दिए हैं उसको पूरी तरह से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनिक में बहुत ही ज्यादा, इसमें आपके सब आ जाएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग।
जैसे मैंने बताया कि जीओसी आपकी ऑर्गेनिक की जान आसान है, वैसे ही आपकी इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग, इसको कहते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हर एक स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक बताते समय बताया था कि आईयूपीएसी नेमिंग आती है, तो ये बात आप जान लो। आईयूपीएसी तो एकदम श्योर है, मैं आज भी अभी इसी वक्त बता रही हूँ कि आईयूपीएसी आएगा ही आएगा, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि आईयूपीएसी मैम आना ही आना है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी आप क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, आपका पहला जो है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। दूसरे की अभी हम चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारी चीजें इंटर की है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको किसी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है। ये तीनों चैप्टर आपको हर मंथ रिवाइज करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक नीट का एग्जाम आपका नहीं हो जाएगा। मैंने फिजिकल में, ठीक है, जैसे मैंने फिजिकल में बताया था आपको, ऑर्गेनिक में बताया, इनऑर्गेनिक में बताया, आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करने ही करने। ठीक है। आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की और प्रॉपर डायरेक्शन की। आप सभी को पता है ना कि स्क्रू को अगर आप गलत औजार से खोलोगे तो आप नहीं खोल पाओगे। ऐसे ही अगर आप मेहनत अगर कर रहे हो, आप गलत दिशा में करोगे कि सात बार आपने सॉलिड स्टेट उठाया, आप 3 नंबर सॉलिड स्टेट पढ़े जा रहे ऐसे नहीं करना है। आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने आपको अभी तीनों सेक्शन में बताया 3 पेपर, उसको आपको हर महीने उस पर निगाह दौड़ानी ही दौड़ानी है। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करोगे तो आप कैसे कामयाब होगे। ठीक है। तो आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, और मेहनत आपको ही करनी है, बात को आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि इतना पूरा जो मैंने सिलेबस बता दिया आपको, तो उनको पता ही है, क्लास 11th का बता दिया, 12th का बता दिया। ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया उस पर जरूर से जरूर निगाह डालेंगे। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते चलेंगे, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। DCFA थ्योरी की मैं अगर बात करूं, ये क्या है। ठीक है। हम जितना, जो मैंने अभी दुनिया भर का सिलेबस आपको 11th और 12th का बता दिया, इतना ज्यादा है, आप पढ़ोगे कैसे। आपको अप्लाई करना है DCFA को, ये क्या है, इसी के जरिए हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। डी मीन्स होता है डेफिनेशन। ठीक है। अगर मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगी या आप पढ़ेंगे घर पे, ठीक है, कोई भी टॉपिक, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे वो फिजिकल का हो, ठीक है, आपको पहले डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है। डेफिनेशन से आप क्या करोगे, परिभाषा करोगे, तो आपके अंदर फील जनरेट होगा उस टॉपिक के प्रति। आपको फील जनरेट करना है। आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो जब तक आपको क्या होगा, केमिस्ट्री से लगाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, फील नहीं आएगा, तब तक आप कैसे समझोगे। किसी को समझने के लिए आपको फील जनरेट करनी है, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन जाननी जरूरी है। ठीक है। डेफिनेशन से क्या होगा, आप फील जनरेट करोगे। ठीक है। फिर बात आती है सी की। सी स्टैंड्स फॉर कंसेप्ट। आप क्या करोगे, डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे, डेफिनेशन को जानोगे, तब आप क्या करोगे, कंसेप्ट डेवलप करोगे। आप क्या करोगे, कंसेप्ट डेवलप करोगे। और जब आप कंसेप्ट डेवलप करोगे तब आप खुद अपना फॉर्मूला भी बना सकते। तो अगर मैं एफ की बात करूं, तो एफ है यहाँ फॉर्मूला। आप रूल्स बना पाओगे, आप फॉर्मूले बना पाओगे। ठीक है। आप फॉर्मूले का निर्माण कर पाओगे, आप खुद से कर पाओगे। और जैसे ही फॉर्मूले बन जाएंगे, वैसे ही आप क्या करोगे, अप्लाई करना सीख जाओगे। जहां आप अप्लाई करना सीख गए, बस सारी कहानी वहीं पर खत्म, आपने जीत हासिल कर ली है। तो आपको DCFA का ध्यान रखना है। आपको पहले डेफिनेशन देखनी है, फिर आपको कंसेप्ट जनरेट करना है,
फॉर्मूला तैयार करना है और फिर आपको अप्लाई करना सीखना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो 75% आपका इजी ही आता है। इस बात को आप नोट कर लो और ये रियल बात है। 75% ऐसा है जो नीट का हर एक एस्पिरेंट अगर उसने ईमानदारी से पूरे साल पढ़ाई की है तो वो कर ले। डायरेक्ट अप्रोच। आपसे पूछे ओलियम, ठीक है, आपसे कोई पूछिए ओलियम का फॉर्मूला क्या है। अगर आपसे नीट में पूछे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तो आप सीधे देखोगे H2SO7 टिक मार दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 75% मिलेंगे जो डायरेक्ट अप्रोच वाले होंगे। ये कैसे होंगे? डायरेक्ट अप्रोच वाले होंगे। ये डायरेक्ट अप्रोच, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको एक बार रीड करना है, 2 बार रीड करना है और सिर्फ टिक कर दो। 20% की अगर मैं बात करूं तो 20% आपका मीडियम आता है। मीडियम इन द सेंस कि जिसमें थोड़ा आपका मैथमेटिकल अप्रोच होगा, आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। और ये जो 5% बचता है यही आपका हार्ड होता है। और जो असली फाइट होती है ना, जो बच्चे लाते हैं 700 से अबव, 710, 720, 750, 180 तक आता है तो वो यहाँ से आता है, इस 5% से। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, हर एक चैप्टर पढ़ना है और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और इसलिए आपको पूरा सिलेबस ही, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।